दोस्तों, आज जिस भारत में हम रहते हैं वह एक राष्ट्र है। हमारी एक सीमा है, एक झंडा है और एक पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 200 साल पहले ये दुनिया बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ना जर्मनी था, ना इटली और ना ही आज का फ्रांस। सब कुछ बटा हुआ था बड़े बड़े साम्राज्यों में, जहां राजाओं की मर्जी चलती थी। लेकिन फिर उठी एक चिंगारी, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पूरा खत्म करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे नेपोलियन ने दुनिया को बदल दिया, कैसे बिस्मार्क ने खून और लोहे की नींव से जर्मनी बनाया और कैसे बाल्कन के झगड़ों ने पहले विश्व युद्ध की नींव रखी। अगर आपको भी यह चैप्टर कठिन लगता है या तारीखें याद नहीं होती, तो बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़ें। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद तो दोस्तों, आज हम इतिहास के उस अध्याय को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और विचारधारा बदल दी। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक प्रसिद्ध चित्र दिखाई पड़ रहा है। इसे 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था। सारियो ने एक कल्पनादर्श यूटोपियन विजन पेश किया, यानी एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है कि उसका होना वास्तव में असंभव ही है। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देवी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। सबसे नीचे जमीन पर बिखरे हुए अवशेष निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म के प्रतीक हैं, यानी ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश न हो। यह चित्र राजशाही के अंत और राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट्स के उदय का सपना था। हम आगे बढ़े इससे पहले जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम समझ लें जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूटिज्म, दैट इज निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन की व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। इतिहास में यह दमनकारी राजशाही को दर्शाता है। इंग्लिश में देखें तो a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, it refers to monarchical governments. दूसरी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे उदारवाद, लिबरलिज्म। यह शब्द लैटिन मूल लाइबर से बना है जिसका अर्थ है आजाद। इसका मतलब था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। In English, derived from the Latin root liber, meaning free. It stood for freedom for the individual and equality of all before the law. आगे हम देखेंगे नया शब्द रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs. आगे देखेंगे नृजातीय, एथनिक। एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समूह अपनी पहचान मानता है। Relates to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with. अगला टर्म देखेंगे यूटोपिया या कल्पना दर्श। यूटोपियन जो सोच है क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। A vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. आगे हम देखेंगे कि
कैसे यह दुनिया बदलनी शुरू होती है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, तो हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में कहां पर इसके बीज थे। राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट स्पार्क इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। क्रांतिकारियों ने लोगों में सामूहिक पहचान, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज जगाने के लिए ला पैट्री, पितृभूमि और ले सिटोयन, नागरिक जैसे विचार दिए। नया तिरंगा झंडा ट्राई कलर आया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और क्षेत्रीय बोलियों के बजाय फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बनाया। इसके बाद उदय हुआ नेपोलियन का। उसने 1804 में नागरिक संहिता, सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। क्या था इसके अंतर्गत? जन्म अधिकारी जो आधारित विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, खत्म किए गए। कानून के सामने सबको बराबरी दी गई। सामंती व्यवस्था जो फ्यूडल सिस्टम था उसको समाप्त किया गया। लेकिन नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, सेंसरशिप लगाई और जबरन सेना में भर्ती शुरू कर दी, जिससे वह जनता में अलोकप्रिय होने लगा। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, उस दौर की यूरोप में सामाजिक रूप से कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी सबसे प्रभावशाली था, जो जमीन का मालिक था और फ्रेंच बोलता था। लेकिन औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक नया मध्य वर्ग, न्यू मिडिल क्लास उभरा। इसमें व्यापारी और शिक्षक शामिल थे। इन्हीं लोगों ने उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म का विचार दिया। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बाजारों की मुक्ति की मांग की। इसी का परिणाम था 1834 में बना जोल्बे राइन। ये जोल्बे राइन क्या था? एक सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन, जिसने व्यापारी बाधाओं को हटाकर 30 से अधिक मुद्राओं को केवल 2 तक सीमित कर दिया। आप सोचिए, आप एक यूपी में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और मान लेते हैं कि वो करेंसी चेंज हो जाती है। सोचिए कितना कठिन जीवन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ जीवन उस समय में था जब जोल्बे राइन को इंट्रोड्यूस किया गया। 1815 के बाद की स्थिति को देखते हैं। नया रूढ़िवाद आया, A new conservatism after 1815। Why? क्यों? क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय जो शक्तियां थीं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने वियना संधि की, ट्रीटी ऑफ वियना की। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। उनका मुख्य लक्ष्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म करना और राजशाही को बहाल करना था। इसी दौरान क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। इनमें सबसे प्रमुख थे गिउसेप मैस्सिनी। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन, सेक्रेट सोसाइटीज बनाए। मैटरनिक ने मैस्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। क्रांतियों का युग देखते हैं। 1830 से 1848, 1830 to 1848 का जो समय है उसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहा गया। क्यों? 1830 में फ्रांस में फिर से विद्रोह हुआ। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। When France sneezes, the rest of Europe catches cold। इसी लहर के दौरान यूनान का स्वतंत्रता युद्ध, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। साथ ही रोमानीवाद, रोमांटिसिज्म नामक सांस्कृतिक आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। इसमें लोक कथाओं, संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जगाई गई। आते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये सबसे अहम भाग है। सबसे पहले जर्मनी को देखते हैं। प्रशा ने एकीकरण का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके आर्किटेक्ट या वास्तुकार थे। उन्होंने रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई और 7 साल में 3 युद्धों को जीतकर 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। कैसर विलियम फर्स्ट उन्होंने सम्राट घोषित किया।
बात करते हैं इटली की। यह 7 राज्यों में बटा था और यहाँ पे 3 हीरो थे। मैत्सिनी, इन्होंने वैचारिक आधार दिया। कैवूर, इन्होंने कूटनीतिक या डिप्लोमेसी से फ्रांस का साथ पाकर ऑस्ट्रिया को हराया। गैरिबाल्डी अपनी लाल कुर्ती रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली को जीता। 1861 में 1861 में विक्टर इमैनुअल II इटली का राजा बना। देखेंगे हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना और बाल्कन में तनाव की स्थितियों को। विजुअलाइजिंग द नेशन एंड बाल्कन क्राइसिस। राष्ट्र को समझाने के लिए कलाकारों ने रूपक एलेगोरी का सहारा लिया, जैसे फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया। इनके प्रतीकों जैसे टूटी जंजीर आज़ादी का प्रतीक, शाहबलूत की पत्तियां, शाहबलूत माने ओक की पत्तियां वीरता का प्रतीक, और तलवार मुकाबले की तैयारी का विशेष महत्व था। ये बिल्कुल जर्मेनिया या मारियान बिल्कुल वैसे ही प्रतीक हैं जैसे हम कहते हैं भारत माता। अगर हम भारत माता की बात करते हैं तो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए सुंदर सी स्त्री जिसके सिर पे मुकुट है, हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो वो भारत माता है। वैसे ही फ्रांस में और जर्मनी में तत्कालीन जो वहाँ की माता का रूप था वो मारियान और जर्मेनिया का था। तो अध्याय के अंत में आता है कि बाल्कन क्षेत्र, जो बाल्कन रीजन है, यह क्या, यह भौगोलिक और जातीय, मतलब जिसको निर्जातीय भी हम लोगों ने एथनिक नाम लिया था, उस शब्द को समझा था, ये एथनिक रूप से बहुत विविध था। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, यहाँ के राष्ट्र आज़ादी की भी लड़ने लगे। साथ ही रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे बड़े देश इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इस इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के टकराव ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। निष्कर्षता या कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का संपूर्ण अगर बीज देखेंगे तो वहां से पौधा पनपना शुरू हुआ था। हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की मांग ने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया। परीक्षा के लिए आप नेपोलियन कोड, वियना ट्रीटी और यूनिफिकेशन की प्रक्रियाओं को ध्यान से याद करें। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।